नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले साल में दोस्तों इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका हम लोग दोस्तों अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग इस वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा कि कैसे आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। ठीक, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िए और इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। प्लांट ऑपरेटर जो एडवांस टेस्ट होता है, इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाहे आप प्लांट ऑपरेटर के लिए पढ़ रहे हो या फिर आईटीआई बेस पर पढ़ रहे हो या वर्क असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, पार्क के एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा है। अगर आप लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि देखिए, जो काकरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है दोस्तों, ये आपका जो स्थित है ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और भी सारे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं परमाणु ऊर्जा स्टेशन जैसे बहुत सारे जगह पर स्थित हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि एक देखिए गुजरात में हो गया, गुजरात में कौन सा है तो काकरापार है। ठीक, और देखिए तारापुर, तारापुर परमाणु ऊर्जा, तारापुर जो है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ पर है तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक, तारापुर वाला महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक पड़ता है रावत भाटा, रावत भाटा वाला कहाँ पर पड़ता है तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा विद्युत स्टेशन, तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ पर है, राजस्थान में, रावत भाटा वाला। और इसी तरह से आपका कैगा वाला है। जैसे कि एनपीसीआईएल कैगा में निकलता है ना, तो एनपीसीआईएल भी जो क्या है ये भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो कैगा वाला कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। और भी आपके पास है जैसे कि कलपक्कम, कलपक्कम में भी है परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो कलपक्कम कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये सब आपको परमाणु ऊर्जा विद्युत परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये आपको याद रहना चाहिए। और सबसे फेमस यहाँ पर एक और याद रखिएगा, नरौरा, नरौरा का ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये सब परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो इसी तरह से पूछ लिया यहाँ पर काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है तो गुजरात में। तारापुर में कौन सा है तो महाराष्ट्र में, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ पर है तो राजस्थान में। कैगा कर्नाटक में। कलपक्कम तमिलनाडु में। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि या समय के लिए 8 किग्रा के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 6 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। ठीक, प्रयुक्त बल का गुरुत्व कितना होगा। यानी कि when a constant force act on an object with a mass of 8 kg for a period of 3 seconds it increases the velocity of the object from 4 meter per second to 6 meter per second. What is the ग्रेविटी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बल, यहाँ पर बताना है कि बल कितना लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बल निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखिए आपका फार्मूला जो होता है, बल इक्वल टू एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए। ठीक, तो द्रव्यमान यहाँ पर 8 केजी दिया गया है तो यह हमें पता है, लेकिन यहाँ पर हमें त्वरण नहीं पता है। तो ए इक्वल टू कितना होता है, यानी कि त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू बाई होता है आपका टी। v है अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है 6, u है क्या है प्रारंभिक वेग, तो ये कितना है 4। ठीक, 4 से 6 हो रहा है तो अंतिम वेग ये क्या है आपका v है, ये क्या है 4, u है। तो और t कितना दिया है 3 सेकेंड, ये आपका t दिया है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए विलास, यहाँ पर अब ये हमें पता चल गया हमारा जो त्वरण है 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया मेरा। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है बल F इक्वल टू क्या हो, एम इंटू ए होता है।
ठीक, तो m का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 8 kg दिया है। a का मान हमारा कितना है, 2/3 है, यानी कि 8 दूना 16/3, यानी कि ये कितना है, 3 पच्चे 15, 3 त्रिक 9, यानी कि 5.33। तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 5.33 न्यूटन। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डच ए रॉकेट वर्क इन स्पेस। तो देखिए जिस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है वो रहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ पर सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर अंतरिक्ष में रॉकेट कार्य करता है। उड़ता कौन से सिद्धांत के अनुसार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। ठीक, तो देखिए कहा गया यहाँ पर कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम। तो देखिए जिस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है वो रहता है दोस्तों आपका 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है वह आपका अधिकतम होता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब यहाँ पर घनत्व की बात करेगा, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, घनत्व जो होगा दोस्तों वह आपका मैक्सिमम होगा। ठीक, लेकिन आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका क्या होगा, वो आपका मिनिमम होता है। ठीक, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन जो होता है वह मिनिमम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका जो फार्मूला रहता है आपको ही पता होगा, यानी कि साउंड वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद होगा दोस्तों, ये होता है आपका v इक्वल टू एन लेमडा। ठीक, तो आवृत्ति आवृत्ति यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है एन का मान। ठीक, तो एन का मान आपको ज्ञात करना है, आवृत्ति यही है हमारा। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है कि आपको v का मान पता है, v का मान हमारा कितना दिया गया है, 339 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा v बाई लेमडा, n इक्वल टू हो जाएगा v बाई लेमडा। v का मान हमारा देखिए कितना दिया है, 339, ये मीटर प्रति सेकंड में है। लेमडा जबकि हमारा किस में दिया है, सेंटीमीटर में, इसको हमको किस में बदलना है, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर है और इसको अगर हम लोग 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में। तो यहाँ पर लेमडा का मान हम लोग क्या रखेंगे, 1.5/100 करेंगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33900/1.5। इसको जब आप लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 22,600, यानी कि 22,600 हर्ज आ जाएगा ये आपके। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है छठा, कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें देखिए जो पीला कलर का बल्ब होता है या लाइट होता है उसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है, नियान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कौन सा कहलाता है वो। तो देखिए दोस्तों गली के पीले लाइट में दोस्तों ये आपका जो रहता है वो आपका रहता है सोडियम लैंप, जो पीले कलर का रहता है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोडियम लैंप। ठीक, तो गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रहता है आपका सोडियम लैंप। तो 6 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो सोडियम लैंप होता है यहाँ पर
ये इसमें क्या होता है, सोडियम का वेपर इसमें रखा जाता रहता है। ठीक, तो पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप ये कहलाता है। तो सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है और इस लैंप में दोस्तों यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है और इसके दोनों सिरों पर हम लोग क्या करते हैं कि दो ऑक्साइड लेपित टंगस्टन के इलेक्ट्रोड इसमें हम लोग लगाते हैं। ठीक, और सोडियम धातु के दाने या नियॉन गैस इसमें हम लोग भरते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम लैंप या सोडियम वेपर लैंप, यही हमारा बन जाता है, जो कि स्ट्रीट लाइट में हम लोग या इसका यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में। तो अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, कहा गया है यहाँ पर एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति क्या होगी। तो देखिए इसमें प्रकाश की गति पूछा गया है। तो देखिए अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है, आपको फार्मूला याद होगा कि अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, बटे क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ पर किसका पूछा, प्रकाश की चाल पूछा है ना। तो प्रकाश की चाल यहाँ पर माध्यम में यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है। इसको 1.5 से 3 काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो ये कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 7वें का बी करेक्ट हो जाएगा। 2.0 यहाँ पर × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 7वें का बी। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कहा गया है, यदि कॉइल का प्रतिरोध है और कोई कॉइल है और उसका जो प्रतिरोध है 750 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको धारा I इक्वल टू पता होगा V/R होता है। V का मान कितना दिया है आपको, 220 वोल्ट, और प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 750 वोल्ट। इसको जब आप लोग दोस्तों काटेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग काटेंगे तो 22/75, इसको जब आप लोग काटेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.29 एम्पियर के। तो ऑप्शन नंबर 8वें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 8वें का ए आंसर। 9वां क्वेश्चन है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो सीवी रमन, रामकृष्ण रामनाथन और होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना। ठीक, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन मुंबई वाज रीनेम्ड इन हॉनर ऑफ व्हिच इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट या फिजिशियन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर है सीवी रमन, रामकृष्ण रामनाथन, होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ था कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण जो हुआ था, यह हुआ था होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में देखिए, और जो होमी जहांगीर भाभा थे ये भारतीय परमाणु भौतिकविद थे। इन्हीं के सम्मान में दोस्तों क्या है कि जो परमाणु ऊर्जा संस्थान का इसका नामकरण किया गया था। और सन 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर जो भाभा थे इनका आकस्मिक निधन हो गया था। और उसी के सम्मान में दोस्तों जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हीं ने परमाणु ऊर्जा संस्थान जो कि ट्राम्बे में है उसका नाम बदल करके डॉक्टर भाभा के नाम पर रखा गया, जिसका की नाम है वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क। ठीक, तो होमी जहांगीर भाभा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसने नामकरण किया था, तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी ने उस समय किया था। ठीक, किसके नाम पर, तो होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। ठीक, अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। तो देखिए दोस्तों, ओजोन को हम लोग किसमें नापते हैं, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो डाप्सन में भी मापी जाती है, आप सभी पता होगा। तो ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। तो उससे संबंधित वैज्ञानिक कौन से आएंगे, डाप्सन, जिसके लास्ट में नाम होगा देखिए प्रोफेसर GM.B. डाप्सन। यही आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हु डेवलप्ड
द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू मेजर ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा आपका GMB डॉप्सन। ठीक, तो ये आपका हो गया दोस्तों 10वें का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज बता दें कि ओजोन गैस क्या करती है कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक, और पराबैंगनी किरणों से क्या होता है कि चर्म कैंसर यानी कि जो चर्म रोग होता है वो सब उत्पन्न हो जाता है। और देखिए ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डाप्सन में मापते हैं और ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान CFC गैस से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, ओजोन परत को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन बिजली के कुचालक है, माइका और क्वार्ट्ज, धातु और रबर, धातु और माइका। इसमें कहा गया है कि कौन सा सही है, ए और बी केवल, ए और सी केवल, बी और सी केवल, ए केवल। अब यहाँ पर 11 नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो माइका एंड क्वार्ट्ज, मेटल एंड रबर, मेटल एंड माइका। कोड यहाँ पर ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए ओनली। तो देखिए दोस्तों कहा गया कि बिजली के कुचालक हैं। तो देखिए धातु क्या है, हमारा धातु का सुचालक है। धातु क्या है, विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर। दूसरा धातु और माइका, देखिए रबर तो आपका कुचालक है लेकिन धातु आपका चालक है। धातु यहाँ पर चालक है लेकिन माइका आपका कुचालक है, तो ये भी गलत। सही क्या हुआ, माइका और क्वार्ट्ज जो है आपके कुचालक हैं, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल ए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ए ओनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 20 नंबर का क्वेश्चन कि 20 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, सॉरी, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी, 5, 50, 5.5, 0.5। तो देखिए एक मोल में H2 जल का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए H2O का इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए आपका कितना होता है, इसका कितना होता है 1 होता है, गुणे यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 1H1 होता है ना, और इसका देखिए 16 होता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो 16 और गुणे 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 16 इक्वल टू ये कितना आएगा आपका 18 आ गया। अब मोलों की संख्या आपको पता होगा कि मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे होता है आपका अणु भार। ठीक, तो ग्राम में भार आपका कितना है 90, अणु भार आपका कितना निकल के आया है 18। तो ये आपका कितना आएगा 18×5 90, यानी कि आपका 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एम कक्ष यानी कि सेल इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। तो यानी कि जो एम कक्षा का सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि के, एल, एम, एन डट 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 ऐसे हमारी कक्षाएं होती हैं। और इसके के लिए यहाँ पर एन का मान होता है, एन का मान होता है 1, एल के लिए होता है 2, एम के लिए होता है 3, एन के लिए होता है आपका 4। ठीक, और देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2n² होती है। तो यहाँ पर m का पूछा गया था, तो n का मान यहाँ पर कितना है आपका 3 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर, ये आपका कितना आएगा 2 × 9, यानी कि ये आपका आ जाएगा 18। तो यहाँ पर देखिए के का, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि m सेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 18 यानी कि 18। अगर इसी तरह से दोस्तों के का पूछा गया होता तो ये होता आपका 2, एल का पूछा गया होता तो ये आपका होता 8, यम का है 18, और इसी तरह से आप यहाँ पर यन का निकालते तो आपका 32 आ जाता। ठीक, तो 2, 8, 18, 32 इस तरह से निकाला जाता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। एंटोयन, लेवोजियर, जोसेफ प्राउस्ट, रॉबर्ट बायल, जैक्स चार्ल्स। देखिए हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, तो स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए दोस्तों जो स्थिर अनुपात का नियम था ये प्रतिपादित किया गया था
जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का बात एक ही चीज है। तो यहाँ पर कहा गया था स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो जोसेफ प्राउस्ट। या इसी को कहता है निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो जोसेफ प्राउस्ट। ठीक, और इस नियम के अनुसार होता क्या है इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी जो तत्व होते हैं द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। यही जोसेफ प्रस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। ठीक, तो देखिए एक तत्व के, देखिए आइसोटोप यानी कि समस्थानिक जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, व्हाट इज द आइसोटोप आर आइसोटोप। यहाँ पर देखिए व्हाट आर आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं। तो देखिए आइसोटोप दोस्तों वो होते हैं कि जिनका की परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है वह भिन्न होता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, कि एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समस्थानिक। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा कि एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों रूटाइल, हीमेटाइट, पिचब्लेंड, चूना पत्थर। तो देखिए दोस्तों जो फॉर्म विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड, यानी कि किससे रेडियम प्राप्त किया जाता है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो रेडियम प्राप्त किया जाता है ना, ये आपका पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिचब्लेंड। और भी जो होता है हमारा दोस्तों कार्नोलाइट, उससे भी हमारा क्या प्राप्त होता है, रेडियम, कार्नोलाइट से भी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। CaO, MgO, Al2O3, Na2O। यानी कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दैट इज दे रिएक्ट विथ एसिड to form salt and water. Name the metallic oxide from the following which is different from the other. तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से जो भिन्न है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो आपका यहाँ पर दिया गया है कि देखिए ये आपका CaO जो यहाँ पर है, देखिए जो CaO है और Al2O3 है और Na2O3 है, ये तीनों जो हैं दोस्तों, ये आपके जो हैं, ये आपके क्या हैं, क्षारीय ऑक्साइड हैं। कौन से ऑक्साइड हैं, तो क्षारीय ऑक्साइड हैं। ठीक, जबकि दोस्तों सॉरी, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको गलत बताया, ये MgO रहेगा। CaO, MgO और Na2O ये तीनों क्या हैं, आपके क्षारीय ऑक्साइड हैं। ठीक, लेकिन जो यहाँ पर Al2O3 होता है, Al2O3 जो है ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, उभयधर्मी ऑक्साइड है, यही आपका क्या है, भिन्न है। ठीक, तो Al2O3 क्या है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो आपका है दोस्तों Al2O3 ये आपका क्या है, आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, तो ये Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, बाकी यहाँ पर CaO, MgO और Na2O ये आपका क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पर भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, तो यही चीज यहाँ पर पूछा गया कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पर आपका ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Al2O3, क्योंकि ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था। देखिए मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या था कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया था। किसके आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, यानी कि अकॉर्डिंग टू द Mendeleev's periodic law, the element were arranged on the basis of in the periodic table। तो ये था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन दोस्तों
मेंडलीव की जो मॉडिफाइड यानी कि जो संशोधित आवर्त सारणी आई थी बाद में, तो उसमें क्या था, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया था। किसके आधार पर रखा गया था? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में संशोधित आवर्त सारणी जो थी मेंडलीव की, उसमें बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया था। लेकिन जो स्टार्टिंग में बनी थी वह बढ़ते हुए द्रव्यमानों के आधार पर बना था। ठीक, तो यहाँ पर 18 का डी आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ पीएच इन द ब्लड ऑफ नॉर्मल हेल्थ। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें जो रक्त का पीएच मान होता है वो दोस्तों रहता है आपका लगभग 7.4। कितना होता है लगभग? ये 7.4 होता है लगभग में, 7.4 याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 20 नंबर का क्वेश्चन कि गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? केवल प्रोजेस्टेरॉन, केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एजोस्टेरॉन का गौण मिश्रण, ना ही प्रोजेस्टेरॉन और ना ही एस्ट्रोजन। तो देखिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स इंक्लूड प्रोजेस्टेरॉन वाली, एस्ट्रोजन वाली, सेकेंडरी मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, नाइदर प्रोजेस्टेरॉन नॉर एस्ट्रोजन। तो देखिए, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं दोस्तों, इसमें आपका रहता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। तो 20 का यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 20 का यहाँ पर सी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, तो सेकेंडरी मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो देखिए आपको करना क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आपको इस पर आ जाना है। ठीक, इस पर जैसे ही आप लोग आएंगे दोस्तों तो देखिए आपको एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए स्टडी का, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे या फिर होम पेज पर दोस्तों आप लोग अगर नीचे जाएंगे, स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन दिखेगा, आपको इस सेक्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक, देखिए बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 4, यहीं से जाके अपना ये जो मैं आज पढ़ाया हूँ इसका आप पीडीएफ जाके इसी वेबसाइट से ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर जो लिखा गया है इसी नाम से आप लोग जाके सर्च करिए। यहाँ पर बार प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और जाके आप अपना अच्छे तरीके से तैयारी करिए। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड का भी रिक्रूटमेंट आया है, झारखंड आईटी इंस्ट्रक्टर का, डीएमआरसी का आया है। तो ये सब आप लोग अगर फार्म भरना चाहते हैं जाके अपना फार्म भर लीजिए, और कोई भी अपडेट होता है आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बताया जाता है। और आप लोगों के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना काफ़ी ज़रूरी है, यहाँ से जाके अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बार्क का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।